एक बार जल्दी से बड़ा आवाज का कमेंट्स कर दें। शायद शुरू में आवाज नहीं आई होगी, अब आ गई होगी, वॉइस आ चुकी होगी। सभी को नमस्कार, जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट्स करें, आवाज आ चुकी होगी। बिल्कुल बत्तीलाल जी एक बार दोबारा से चेक करें, आवाज आ रही होगी अब। तो जिस चीज का हमें इंतजार था कि कॉल लेटर आएंगे या नहीं आएंगे, एग्जाम टाइम से होगी या नहीं होगी, तो समाचार सभी ने सुन लिया होगा। वही 27 नवंबर है आपकी और 14 दिसंबर तक एग्जाम हो रही है, लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए तो कि अभी हम 8 तारीख तक पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई कर रहे थे, उसी पढ़ाई को बस अब हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम 2 महीने बाद होती तो हो सकता है कि बीच में हमारी पढ़ाई का गैप छूट जाता, रूटीन टूट जाता, लेकिन अच्छी बात है कि 2-4 दिन का रूटीन टूटेगा, फिर दोबारा से हम उसी लेवल पे आ जाएंगे। तो घबराना आपको नहीं है कि एग्ज़ाम आ गई अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है। जो पढ़ा आ रहा है, जैसे पहले से पढ़ रहे हो वही अब आगे पढ़ना है। बाकी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें देने के लिए। दीपावली मनाओ आराम से, टेंशन नहीं लेनी है आपको आज और कल। और उसके बाद 17 तारीख से आप और हम मिलकर इस एग्ज़ाम को, इस जंग को जीत कर रहेंगे, चिंता ना करें। बहुत अच्छे लेवल पर आपको तैयार करके हम एग्ज़ाम में भेजेंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले से सारी चीज़ें पढ़ी हुई आपकी होनी चाहिए। करीना कंप्यूटर डाला जा रहा है बेटा, और 2-3 दिन में कंप्लीट डाल ही दिया जाएगा। वैसे आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर सारी क्लासें सुनील सर की अपलोड कर रखी हैं, तो वहाँ से भी अगर देख सकते हैं। अगर दीपावली का 1-2 दिन छुट्टियों में आपको देखनी है तो करना क्या है आपसे, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। पहले आपको बताया था आरपी में, किसी चैनल्स को बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, यूट्यूब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जो आपने पढ़ा है उसी को बेटा रिवीजन करना है। जितना भी आप पढ़ चुके हो उस सबको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, बस हो गया काम। करंट और पढ़ना है साथ में। करंट जी की 27 तारीख से शुरू हो जाएगी, 17 तारीख से शुरू कर दी जाएगी। और अभी जो कॉल लेटर डाले गए हैं बेटा, ये डाले गए हैं आपके सेंट्रल रीजन के, जिसमें यूपी और बिहार स्टेट आते हैं। राजस्थान जो आता है वो आपके नॉर्थ रीजन में आता है, और इसके एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में आपके आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एग्ज़ाम दिसंबर में निश्चित है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जो हम आपके साथ पढ़ा रहे हैं उसी का आपको रिवीजन करना है। करंट जीके मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा, नेशनल जीके कंप्लीट हो जाएगी, साइंस आपकी कंप्लीट यहाँ दोबारा से रिवाइज करवा दी जाएगी, रीजनिंग मैथ भी आपको रिवाइज करवा दी जाएगी। बस आपको तो इतना करना है कि हमारे साथ साथ चलना है, जितना पढ़ाया है उसको पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 27 नवंबर से तुम्हारा नहीं है बेटा, वो सेंट्रल रीजन का है, और सेंट्रल रीजन में आपके यूपी और बिहार वाले आते हैं। हमारा मान सकते हैं हम कि 1 दिसंबर के आसपास हमारा भी शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब डेट आ चुकी है, आप इतना माने। और 2 दिन दीपावली मनाने के बाद पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाएं। सब कुछ हम आपको बहुत अच्छे लेवल पर करवा के देंगे, चिंता ना करें। जो टेस्ट सीरीज कल चल रही थी वही वहां से आगे शुरू करते हैं। 30 प्रश्न कल पढ़ चुके थे, 31वां प्रश्न आपके सामने है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, डेट बतानी है बेटा आपको। किसी को किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। अगर यूट्यूब चैनल आपको एवरेज ज्वाइन कर रखा है तो उसे ज्वाइन करके रखें, आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवा दिया जाएगा आपकी एग्जाम से पहले, चिंता ना करें। विश्वास तो करना पड़ेगा बेटा आपको। और जब मैं फिर कह रहा हूं कि आरपी की तरह जब आप पेपर देकर बाहर निकलोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हमको बहुत कुछ बताया गया था और उस लेवल पे पहुंचा दिया गया है जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। डेट बतानी है आपको कि प्रारूप समिति का गठन किस डेट को किया गया था। ये प्रारूप समिति सबसे ज्यादा बार पूछी गई समिति है और अभी भी इसको गलत नहीं करना चाहिए। अब सभी को याद होना चाहिए, इसका गठन हुआ था आपके 29 अगस्त 1947 को।
इसी समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, इसी को प्रारूप समिति कहते हैं, इसी को मसौदा समिति कहते हैं, इसी को खाका समिति कहते हैं, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अध्यक्ष कौन थे इसके? भीमराव अंबेडकर। और टोटल सदस्यों की संख्या कभी आपसे पूछ ली जाए तो टोटल सदस्य जो बेटा इसमें रहेंगे वो आपके 7 थे। हर बार ये आपसे पूछी जाती है, आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? कई बार आता है ये कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी कर देने चाहिए। पंकज सर जी, राजस्थान पुलिस में मेरा रोल नंबर गलत हो गया है। बेटा नाम तो सही है ना, उसके हिसाब से आ जाएगा रिजल्ट, चिंता ना करें आप। पंकज इसकी चिंता ना करें, अब जो हो गया वो तो हो गया, और नाम से आपका रिजल्ट आ जाएगा जहाँ तक है। आंसर दें इसका, तो मेरे हिसाब से सभी का सही जाना चाहिए। 1-2 लोग ए पे जा रहे हैं, बाकी तो सबका सही है। जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। BN राव के नाम से बोल दो या पूरा नाम ले तो बेनेगल नरसिंह राव इनको कहा जाता था। ठीक है पंकज, आपकी बात सुन ली गई है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोल नंबर गलत हो रहा है तो एक बार आप आपत्ति यहाँ जाके दर्ज करवा देना, हो जाएगा ठीक। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? UPPCS 1990 में आपसे पूछा गया था। बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम था, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो ये मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है इसको बेटा आप कंटिन्यू लेते रहें, बहुत अच्छी तैयारी, आपको पूरा कोर्स रिवाइज करवा दिया जाएगा। सुनील मीना अलवर, आपका बिल्कुल आंसर सही है। शायद आपका RP का पेपर भी ठीक हुआ है, ऐसा मैसेज आपका मेरे पास आया था एक 22 जुलाई 1947 को। ये आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, जो तिरंगा आपका है इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। झंडा निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट्स करें बेटा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। नितिन परवेनी, हरीश बालोत, सभी लोग प्रश्न का नंबर जरूर डालें कि कौन से नंबर का आप आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसी का दूसरा नाम कई बार आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के नाम से भी आपको इसका नाम कई जगह मिलेगा। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति भी इसे कहा जाएगा। 54 नंबर बहुत अच्छे हैं बेटा आपके, और फिजिकल भी तैयार करते रहें और दिल्ली पुलिस भी साथ में करें। आपके नंबर कितने भी अच्छे आ रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि समय का पता नहीं है, अगले एक क्षण का पता नहीं है। हो सकता है कि हम किसी कारण से फिजिकल नहीं दे पाए, हो सकता है कि किसी कारण से उस दिन हम नहीं दौड़ पाए, हमको कोई बीमारी हो जाए, कोई और कारण रह जाए, परफॉर्मेंस आपकी नहीं आए उस दिन। तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आ गए, आपने नौकरी मान ली पक्की। आपको अभी भी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, दिल्ली पुलिस में पूरा जोर लगाना चाहिए। तो झंडा समिति के अध्यक्ष मेरे हिसाब से आप गलत नहीं करेंगे। आपकी किताबों में पहले JB कृपलानी साहब लिखे हुए होंगे, लेकिन अब आपको कौन करने हैं? राजेंद्र प्रसाद साहब करने हैं। JB कृपलानी को मनोज मीना चेंज कर लो, अब पुराना टाइम हो गया JB कृपलानी। अब जो आपको करना है राजेंद्र प्रसाद को करना है, और यही आंसर सही रहेगा। JB कृपलानी साहब को भूल जाओ, अब इसको याद नहीं करना है। इसको केवल एक ही जगह याद कर लो, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति जो बनी थी उसके ये अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको याद करना है, बाकी यहाँ से हटा दो इसको बिल्कुल। JB कृपलानी आंसर नहीं देना आपको, राजेंद्र प्रसाद आंसर देना है, इसीलिए प्रश्न को लेके आया हूं मैं आपको। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेट पूछी है आपसे, कर दोगे मेरे हिसाब से तो। बेटा कोर्स खरीदना है तो ऐप से खरीद लें, दीपावली महा ऑफर भी चल रहा है, न्यूनतम कीमत में आपको इस समय कोर्स उपलब्ध हो जाएगा।
1 महीने का आपके मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा इतने से कम पैसे में आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन वो कोर्स आप संडे तक ही खरीद लें, बाद में जो फीस है वो फुल रहेगी। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो ये 2 डेट याद रखनी है बेटा, एक तो 26 जनवरी और एक 26 नवंबर। तो जब बनने की बात आती है तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था वो डेट आपको याद रखनी है 26 नवंबर 1949। सभी का आंसर सही है एकदम, बिल्कुल। नेक्स्ट, संविधान कब लागू हुआ? अब ये तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी कर दोगे। कितने का है सर जी? मात्र मेरे हिसाब से शायद 500 रुपये के आसपास है। कोर्स की कीमत वैसे 1200 रुपये है, लेकिन वर्तमान में उसकी कीमत दीपावली महा ऑफर में 500 रुपये के आसपास है शायद। तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसको करने में, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन कर दोगे। देखो, संविधान बन कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसा क्यों किया हमने? उसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिया? वो आपको ये प्रश्न बताएगा कि हमने हमारे संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया। कारण बताना है। सर कितनी फीस है? बेटा ऐप पर जाओ, मिल जाएगी, शायद मेरे हिसाब से 500 के आसपास है दिल्ली पुलिस की। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2-3 बार एग्जामों में आ चुका है आपके, कि क्या कारण था कि हमने हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया। रीट L1 में भी बेटा इस समय फीस आपकी आधी चल रही है, वहां से भी आप ले सकते हैं। बताओ, 37 का आंसर ए, बिल्कुल। देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन होता था, और ऐसा ही वार्षिक अधिवेशन 1929 में हुआ था। बड़ा ही फेमस अधिवेशन है। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष साहब जो थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन के, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की, और साथ ही साथ कहा कि आने वाली 26 जनवरी को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उसके बाद सांकेतिक रूप से हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया था। तो इस 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए ही इस संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, अर्थात हमारा आंसर ये रहेगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मेरे हिसाब से सबका आंसर सही है। साथ में ये आंसर भी याद कर लेना कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के अधिवेशन में कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, आ जाओ आगे। बताओ, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 38वां प्रश्न आपके सामने है। गुरुजी, भारत की ज्योग्राफी आप ही करवाना पूरी। हाँ बेटा, वो तो हो जाएगी आपकी। मेरे हिसाब से 17 तारीख तक भारत की ज्योग्राफी कंप्लीट आपको मिल जाएगी ऐप पर। और विश्व का भूगोल भी 20 से पहले मैं आपको सारा कोर्स देने की कोशिश करूंगा। बस आप कमर कस लें, कोर्स में आपको 20 तक दे दूंगा, उसके बाद रिवीजन आपका शुरू हो जाएगा 20 के बाद। और महा मैराथन क्लास इस बार हम सभी सब्जेक्टों की लगा रहे हैं। जीके की भी रहेगी जो सारी मैं लूँगा, इसके अलावा दर्शन सर आपकी साइंस की क्लास लेंगे, और मैथ की क्लास विशाल सर की लगेगी। तो सभी की क्लासें भी लगने वाली हैं आपकी, चिंता ना करें आप। बस आपको तो हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है। हम आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर तैयार करके एग्जाम हॉल में घुसाएंगे, चिंता ना करें। आंसर दे दिए सबने? किसके द्वारा? भारतीय संसद। सी आंसर। संसद कहाँ से आ गई बेटा? उस समय इसको स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा।
टीकाराम मीना, शहीद खान, अपने आंसर थोड़े से चेंज कर लो। संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित या स्वीकार किया गया है? तो उस समय तो संसद बनी ही नहीं थी हमारी। हाँ, मैथ में विशाल सर की क्लास ही लगेगी, चिंता ना करें। आपकी रिवीजन क्लासेस सब जो टीचर आपको ऐप पर पढ़ा रहे थे उन्हीं की रिवीजन क्लासें लगेंगी। जो टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया वो भी आपको रिवीजन करवाएगा। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, ऐसा आप सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं इसको। ठीक है, आ जाओ अगले। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान सभा, बिल्कुल सही है सीतू आंसर आपका। जनगण मन को कब स्वीकार किया गया है? मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल प्रश्न है। डेट भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी, 12वीं बैठक जिसे आप कहोगे, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपसे ये पूछा जाएगा कई बार कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, कौन से नंबर की बैठक थी बेटा? ये 12वीं बैठक थी, आपकी 12वां अधिवेशन था इसका। और इस 12वीं बैठक में इसके द्वारा 3 डिसीजन लिए गए थे। क्या क्या डिसीजन थे वो? एक तो जनगण मन को बनाया हमारा राष्ट्रगान, वंदे मातरम को बनाया हमारा राष्ट्रगीत, और जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब ये भी याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उनको संसद ने नहीं बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। और ये सब कार्य किस डेट को हुए हैं? आपकी 24 जनवरी 1950, यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो 1950 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप आंसर जानते होंगे कि महिला सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी। जल्दी से कमेंट्स करें। भारतीय संविधान में टोटल कितनी महिला सदस्य थी? नेक्स्ट। तो सभी के आंसर याद है, लेकिन किसी के पास अगर पुरानी लूसेंट की किताब है तो बेटा वहां चेंज कर लेना। वहां इनकी संख्या 8 दी हुई है, सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 15। अभी एडमिट कार्ड आपका नहीं निकलेगा बेटा, वो एडमिट कार्ड सेंट्रल रीजन के आए हैं। सेंट्रल रीजन यानी कि यूपी और बिहार से जिन्होंने फॉर्म लगाया है, आपके नहीं आए। नॉर्थ रीजन में आएंगे आपके एडमिट कार्ड। नमन तिवारी। नेक्स्ट। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। संविधान के विदेशी स्रोत आ चुके हैं अब आपके कि उद्देशिका बोले तो क्या कह सकते हो उद्देशिका को आप? तो उद्देशिका को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा भी कहा जाता है, याद रखना। इस हृदय या आत्मा उद्देशिका का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? 41 का आंसर देना है आपको। बिल्कुल संजय कुमार सैनी सी दे रहे हैं, बाकी लोग डी पे ही जा रहे हैं, कृष्ण वर्मा वगैरह। कमल सिंह प्रजापत अपना आंसर चेंज करें बेटा, आंसर नहीं रहेगा ये। तो उद्देशिका के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। विचार हमने यहां से लिया, लेकिन अगर कभी आपसे भाषा पूछ ली जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ग्रहण की है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। विचार पूछा जाएगा तो यूएसए का संविधान रहेगा। और यदि भाषा पूछी जाएगी प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं, वो सब भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ऊंचा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है? बताओ तो।
बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सही आंसर रहेगा भाषा के लिए। बी कृष्ण वर्मा का सी भी है। आपको इनमें से सर्वोच्च बताना है कि सर्वोच्च आप किसको मानोगे इनमें से। सी और बी में आप फंसे हुए हैं। शाहिद खान तो पीछे है बेटा, शाहिद खान बिल्कुल। ज्यादातर लोगों का इनमें से सर्वोच्च कौन है, तो हमारी जो शासन व्यवस्था है बेटा, उसमें आपको किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को या संस्था को पावर जो प्राप्त होती है वो यहां से प्राप्त होती है, संविधान से। तो जिनके आंसर बी सी डी हैं वो सभी अपना चेंज कर लें। इन चारों संस्थाओं में से सर्वोच्च है बेटा संविधान। सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्ति संविधान से मिलती है, संसद को भी शक्ति संविधान से मिलती है। धर्म के रूप से तो हम धर्मनिरपेक्ष ही हैं, इसको तो वैसे ही हटा दो। तो सबसे ऊपर इनमें संविधान रहेगा। यानी कि हमारे भारत में जो सत्ता है, किसके पास क्या सत्ता रहेगी, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे संसद हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे पीएम हो, आपका वो सत्ता प्राप्त कहां से करते हैं, संविधान से। लेकिन कभी आपसे ये पूछ लिया जाए इस सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है, ये भी कई बार आता है। और अगर मैं धर्म को हटाकर इसकी जगह एक ऑप्शन और आपको दे देता, डी ऑप्शन में जनता, तो बाकी ऑप्शन यही रहते कि भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत निहित है, तो संविधान नहीं आता बेटा, उस समय आप आंसर करोगे जनता। क्रम याद रखें कि सत्ता का अंतिम स्रोत पूछा जाएगा तो भारतीय जनता है, भारतीय पब्लिक है। अगर वो नहीं पूछा गया है तो आपके आंसर रहेगा संविधान। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश से ग्रहण की गई है। सत्ता का अंतिम स्रोत कभी आपसे पूछ लिया जाए, सौरभ कुमार थोड़ा स्पीड, बेटा स्पीड ठीक है, चिंता ना करें आप, टाइम से आपका कोर्स करवा दिया जाएगा अगर आपको विश्वास हो तो। विश्वास तो रखना पड़ेगा लेकिन आपको ध्यान रखना। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है कि न्यायपालिका ने अगर कोई डिसीजन सुना दिया है तो अपने द्वारा सुनाए गए डिसीजन में वो समय के साथ परिवर्तन कर सकती है, और साथ ही साथ संविधान द्वारा जो संशोधन किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनकी समीक्षा भी कर सकते हैं। और ये चीज जो हमने ग्रहण की है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसएसआर नहीं होगा बेटा, यूएसएसआर का मतलब अलग है, यूएसए नहीं है, नीचे थोड़ा सा पढ़ लिया करो ऑप्शन को, यूएसए आंसर रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत में शासन प्रणाली जो है संघात्मक है। संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि देश में जो सत्ता है वो हमने एक से ज्यादा सरकारों में बांट रखी है। हमारे यहाँ संघ सरकार है, हमारे यहाँ राज्य सरकार है, हमारे यहाँ स्थानीय सरकार भी है, आपको याद होगा। तो आपको बताना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रणाली है वो हमने किस देश से ग्रहण की है। चक्कर ही पड़ जाता है बेटा एक आध प्रश्न में, वो एक आध प्रश्न का चक्कर ही आपको मेरिट से बाहर कर देता है, फिर चक्कर ही है। उस चक्कर को ही तो रोकने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पेपर कैसे देना है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सबने कर दिया होगा, कनाडा से ग्रहण किया है। संघात्मक व्यवस्था का प्रारूप हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। आ जाओ आगे। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और आईएएस प्री 1998 में आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके कि भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, और ये संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है, लेकिन हूबहू ग्रहण नहीं किया, कुछ अंतर है। अंतर कौन सा है ये बताना है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। आ जाओ, 45वां प्रश्न आंसर आना शुरू हुआ। कृष्ण वर्मा का सी। सामूहिक उत्तरदायित्व 2 सदनीय विधायिका, ब्रिटेन में भी 2 सदन है बेटा,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दो हैं वहां पे, कौन कह रहा है दो नहीं है? ब्रिटेन की संसद के भी दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वो तो गलत हो जाएगा आपका। मेरे हिसाब से इस प्रश्न पे कोई भी नहीं पहुंच पाया है, जबकि प्रश्न इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी आप पढ़ के आए हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली आपने कहां से ग्रहण की है? यूएसए से ग्रहण की है, ना कि ब्रिटेन से। क्यों नहीं पहुंचे आप इस बात पे? जबकि मैं आपसे पूछता कि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया, तो तुरंत कह देते यूएसए से लिया है। तो यूएसए से लिया है तो ब्रिटेन से नहीं लिया, सिंपल सी बात है। हमने डी ऑप्शन सही रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वास्तविक और नाममात्र की दोनों कार्यपालिका हमारे यहाँ भी है, ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में सम्राट नाममात्र होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। अगला क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल वहां पे भी लोकसभा के प्रति होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति होता है, हमारे यहाँ लोकसभा के प्रति होता है। दुसदनीय विधायिका, उनकी भी दो सदन है विधायिका के, हमारे यहाँ भी दो सदन है विधायिका के। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा हैं, उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। अलग क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, वो हमने ब्रिटेन से ना लेके कहां से लिया? यूएसए से लिया है। आंसर आप यहां से तुरंत पहचान जाना चाहिए था, आपको नहीं पढ़ा हो तो भी। ठीक है, आ जाओ। यहां आपको सुमेलित करना है बेटा इनको। आपकी आरएस प्री 2013 में ही पूछा गया, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, कि किस देश से हमने क्या लिया है, उनको आपस में मिलाना है। मौलिक अधिकार कहां से लिए, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से ली, केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए। सर आरपी में नेगेटिव किस तरह कटेगी? नोटिस में 1/8 देखा रहा था और पेपर में गलत 1/4 क्वेश्चन का 1/8 अंक। बेटा बात एक ही है, मैं दोबारा से आपको राज ऑफिशियल क्लियर कर दूं कि यदि आपको गलत प्रश्न में से उड़ाना है तो 4 गलत प्रश्नों पर अपना एक सही प्रश्न उड़ा दो, और नंबर में कन्वर्ट करके उड़ाने हैं तो अपने 8 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर को उड़ा दो। मर्जी है आपकी, कैसे भी निकाल लो। जैसे आपने 150 में से 108 सही किए, अब प्रश्न में से ही घटाना है आपको, तो 4 गलत पर 1 प्रश्न को हटाते चले जाओ। और आप तो पहले नंबर में कन्वर्ट करके हटाना चाहते हो, तो 8 गलत प्रश्न पे अपना 1 नंबर हटा दो। आपकी मर्जी है, कैसे भी निकाल लेना, बात वही है, थोड़ा सा घुमा के बात कही गई थी। तो यहां मेरे हिसाब से तो सबने कर दिया होगा, जो आपको सबसे अच्छे से याद है उसको सबसे पहले मिलाओ। मुझे सबसे अच्छे से याद है भैया, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि ए में आना चाहिए 4, लेकिन यहां तो बेटा ए में 4 सभी आ गया, कोई पार नहीं पड़ेगी इस बात से, सब में ही 4 है ए में, तो एक भी हम हटा नहीं पाए। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, आयरिश गणराज्य का मतलब आयरलैंड होता है, यानी कि बी में आना चाहिए 3, बी में 3, एक तो ए में है और एक 4 में है, यानी कि सी आंसर नहीं हो सकता और बी आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो ए है या द है, लेकिन पता नहीं लग रहा अभी कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार जो हमारे कैबिनेट व्यवस्था है ब्रिटेन की है, यानी कि सी में 1 आना चाहिए, और यहां तो सी में बेटा 2 आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। जिनका आंसर 4 है, और मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों का आंसर 4 आया है, कुछ ए भी दे रहे थे, हुक्म का ए है, बाकी कुछ लोगों का 4 भी है। आंसर 4 आएगा बेटा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए थे आपने, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार आपकी जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा से लिए गए। संघात्मक प्रणाली हमारी कनाडा की है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जिन्होंने डी आंसर दिया था वो खुश हो लें, बाकी लोग थोड़ा सा एक बार इस टॉपिक को पढ़ लें, विदेशी स्रोत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, आपसे आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है। सुमेलित करना है किन से क्या लिया है आपने, जल्दी से करें नंबर डाल के। किस देश से हमने क्या ग्रहण किया वो आपको मिलाना है। मैंने फिर आपसे बोला है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप सबसे पहले उसको सुमेलित करें जो आपको 100% याद है। और मुझे याद है, मौलिक अधिकार बोल दे या मूल अधिकार बोल दे, ये हमने किस देश से ग्रहण किए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार
हाँ ये भी हो जाता है कई बार। मूल अधिकार यानी कि बी में 5 आना चाहिए। बी में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। बस हो गया काम। बी में 4 है, आंसर नहीं हो सकता। बी में 4 है, आंसर नहीं हो सकता। बी में 4 है, आंसर नहीं हो सकता। बी में 5 एक ही जगह है और है ही नहीं है कहीं पे भी। 1 सेकंड लगा इतने बड़े प्रश्न को हल करते समय। नीति निर्देशक तत्व की बात करोगे तो आयरलैंड से लिए गए थे आपके। अब यहां देखो, संघ राज्य संवर्तों की समवर्ती सूची पूछी गई है तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारतीय राज्यों का संघ है, संघ शक्ति से अधिक अधीन है, ये आपके ऐसी बात कही गई थी कनाडा से। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सभी चीजें पढ़ लें। अब आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे घुमा क्या रखा है कि हम कई बार क्या पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, संघ राज्य संबंध। तो याद रखना बेटा, संघ राज्य संबंध आपके अगर केवल संघ राज्य संबंध आते हैं तो हमने कनाडा से लिए हैं, लेकिन संघ राज्य संबंधों के संबंध में समवर्ती सूची पूछी गई है तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है। केवल इतना ही पढ़ के आप कनाडा मत घुस जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी ने सही किया है, ज्यादातर का सही आंसर है। आ जाओ आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, सभी आंसर दे देने चाहिए कि फंडामेंटल राइट कि भारतीय जनता के भी भैया कुछ ड्यूटीज हैं, उनकी संख्या आज के दिन 11 है। ध्यान होगा आपको, इन 11 ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य बोल दो, मौलिक कर्तव्य बोल दो, फंडामेंटल ड्यूटीज बोल दो, आप कहां से ग्रहण की गई हैं? बिल्कुल आंसर आपका आ रहा है, बिल्कुल सबका सही आंसर है बेटा। किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया, एकदम राइट आंसर आपका। आ जाओ आगे। फिर सुमेलित करवाना है। इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको बहुत सारे देता हूं ताकि आप थोड़े से इनको हल करना सीख जाएं। यहां संविधान की कुछ बातें हैं, किस देश से लिए मिलान कर रहा है, फिर दोबारा से आपको मिलान करो कि कहां से क्या लिया आपने। इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी आता है तो बड़ा ये तो पकड़ के बैठ ही जाया करो इसको, तो मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार जो है आपके अमेरिका से, यानी कि ए में 2 आना चाहिए। अब लेकिन ए में 2, ए इसमें भी है और इसमें भी है, अर्थात ये दोनों तो आंसर है नहीं है, आंसर यहीं पे है कहीं हमारा। लेकिन और बात करें कि और क्या याद है मुझे, तो मुझे पता आपात उपबंध जो है 2 बार युद्ध में हार चुकी थी जर्मनी, इससे ज्यादा आपात को कौन जानता होगा यार। तो यानी कि सी में 4 आना चाहिए। अब सी में 4 केवल इस वाले में है तो ये भी मेरा गलत जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके आयरलैंड से आ जाएंगे आपके, और बचा क्या? शासन की संसदीय प्रणाली जो है आपकी वो कहाँ से ले लोगे आप? यूके से ले लोगे। कनाडा से कुछ नहीं लेना है, इसमें सी आंसर सही रहेगा, ए नहीं रहेगा। अनीता थोड़ा सा बेटा अपना आंसर चेंज कर ले। हाँ, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, बिल्कुल सही है आपका। ये रहा पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो कई बार आप पढ़ चुके हो, तो मैं यहीं से डायरेक्ट बता दूं आपको कि भीमराव अंबेडकर साहब थे। 50वां प्रश्न आपका सभी का सही जा रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। अब आ जाते हैं दूसरे लेसन पे। पहला लेसन आपके खत्म होता है, दूसरे लेसन की शुरुआत करते हैं आज ही। और दूसरा लेसन सभी लेसनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपी में भी कम से कम एक क्वेश्चन हर पेपर में आपको देके गया था और यहां भी आपको देके जाएगा। इसमें मैंने क्या क्या रखा है बेटा, तो एक बार देख लें आप, इसमें क्या क्या मैं आपको शामिल कर रहा हूं। इस लेसन को सभी बहुत अच्छे से रट लें अगर दिल्ली पुलिस की एग्जाम देने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के सभी भाग याद कर लेने हैं कि कौन से भाग में क्या चीज दी हुई है। पहली बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद थोड़ा सा आपको मोटा सा आइडिया लेना है
और इसके बाद कितनी अनुसूची हैं और प्रस्तावना। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक ही जगह याद हो गई कि नागरिकता किसमें है, मौलिक अधिकार किसमें है, मूल कर्तव्य किसमें है, संघ सरकार किसमें है, राज्य सरकार किसमें है, यूपीएससी किसमें है, आपके आपातकाल किसमें है, संशोधन किसमें है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से बिना पढ़े हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में है, क्या आंसर रहेगा बेटा आपका? सर मेरे राजस्थान पुलिस में ओबीसी से 60 नंबर आ रहे हैं। बेटा फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे कर लो। अगर आपकी किस्मत साथ रही और फिजिकल आपने क्लियर कर लिया तो 100% नौकरी मिल जाएगी आपको 60 नंबर पे। चाहे आप कहीं से भी हैं, आपकी 60 नंबर पे नौकरी लग जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितने अनुच्छेद हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हर बार अलग तरीके से पूछा जाएगा। अनुच्छेदों की संख्या तो जो है आपके आज भी 395 लास्ट अनुच्छेद है आपके। आप ढूंढने जाओगे कि 396, 397, 398 कहीं आपको मिलेगा तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। लास्ट 395 है और ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी आपका आंसर होता, क्योंकि अग्नि जो अनुच्छेद हैं हमने वो ABCD क ख ग के रूप में जोड़े हुए हैं। 396, 97, 98 कोई अनुच्छेद आपके नहीं है। तो अगर संख्या हम क्रम से देखें तो लास्ट आपके 395 रहेगा, लेकिन ABCD वगैरह को यदि हम जोड़ दें तो फिर ये जो संख्या आज के दिन पहुंच जाती है 2019 के लास्ट तक, वो लगभग आपके 470 के आसपास है। किसी किताब में ये 460, 465, 466 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में ये किसी किताब में आपको 450 के आसपास मिलेगा, किसी में 460, 465। लेकिन वर्तमान की जो एन लक्ष्मीकांत की बुक है लेटेस्ट, उसमें इनकी संख्या आपको 470 बता रखी है। एक्यूरेट संख्या इनकी नहीं आपको दी होगी। इसीलिए यहाँ क्या कहा कि 300 आर्टिकल है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। 395 है, 350 आर्टिकल है, वन लाइनर बोल रहा है, ये भी गलत है। 500 आर्टिकल है, ये भी नहीं बैठ सकता। 400 से अधिक, अब वो 401, 402, 450, 470 कुछ भी हो सकते हैं। तो यही संभावित आंसर यहाँ सही रहेगा। प्रश्न की भाषा आपको पढ़नी है, भाषा के हिसाब से ये आपके सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न दिया है फिर मैंने आपको ऐसा ही, और उसको देखें आप एक बार। ये रहा आपके। अब इसका आंसर क्या दोगे? गुरुजी अभी तो आपने 470 बता दी, अब इसका आंसर दो आप। क्या आंसर आपका रहना चाहिए इसका? ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा नरेंद्र की गणना की दृष्टि से बचाओ या आपके टोटल बताओ, वहां ऑप्शन देख के उसको हल करना है प्रश्न को, आपको इतना याद रखें। आ जाओ, क्या आंसर रहना चाहिए आपके हिसाब से? प्रश्न वही है, आंसर अलग आएगा। लेकिन यहां पे देख लो आप, क्यों? क्योंकि यहां अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अनुच्छेद है वो 395 रहेंगे, भाग आपके 22 रहेंगे और अनुसूची आपके कितनी रहेंगी? 12। यदि इनकी बात करूं तो मूल संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, ये तो इतने ही हैं। भाग आपके 22 ही थे और आपके अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। ये तो मूल संविधान हो गया। आज के दिन बात करूं तो देखो, वैसे तो आप जाओगे तो 395 ही है, लेकिन ABCD को भी आप जोड़ देते हो तो ये 470 है। भाग की बात करूं तो वैसे तो 22 ही हैं, लेकिन हमने 4 ऐड और कर दिए और 1 हटा दिया, तो ABCD जोड़कर ये आपके कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 8वीं अनुसूची तक तो थी, ये बिल्कुल बढ़ा दी हमने, और 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 12। यानी कि 9वीं भी मिलेगी, 10वीं भी मिलेगी, 11वीं भी मिलेगी, 12वीं भी मिलेगी। लेकिन भाग 23, 24, 25 नहीं मिलेंगे। ये आपको 4A के रूप में, 9A के रूप में, 9B के रूप में, 14A के रूप में मिलेंगे। इसी प्रकार ये अनुच्छेद भी 395 पे खत्म हो जाएंगे, ABCD के रूप में 470 तक जाएंगे। हर तरीके से आपको याद कर लेना है। सर अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी? किसकी पूछ रहा है बेटा? RP की तो मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। आ जाओ आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। RKM स्टडीज किसके बारे में पूछ रहे हो? RP की बात कर रहे हो तो पिछला वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लें, वहां बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखा है।
ठीक है, क्या आंसर रहना चाहिए आपका? दिल्ली पुलिस की बात करो तो बेटा जब पेपर ही नहीं हुआ तो हम पहले ही कैसे विचार कर लें कि कितनी रहेगी? ये निर्भर करता है बेटा पेपर के ऊपर। पेपर ऐसा आ जाए कि आप 35 नंबर पे भी 35% पे भी पास हो सकते हो, पेपर सीधा आ जाए तो ये 80 भी जा सकती है आपकी। सब कुछ पेपर पे निर्भर करता है। पिछली कट ऑफ की बात करें तो एसटी की लगभग 72 नंबर के आसपास थी, 71 या 72 नंबर पे हो गया था, और जनरल शायद आपके 80 में एक आध कम था। लास्ट कट ऑफ जो थी वो इस प्रकार थी। इस बार क्या रहेगी ये हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते, पेपर के ऊपर निर्भर करता है। पेपर इतना हार्ड भी हो कि आपकी 40% पे भी सिलेक्शन हो सकता है। क्या आंसर रहा? सी, ज्यादातर का सी आ रहा है। भारतीय संविधान में 20 भाग ही, देखते ही गलत मार दोगे? नहीं है भैया। भारतीय संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, गलत बात है ये भी। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, बात सही है। यानी कि केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत था। हाँ बिल्कुल इतनी थी बेटा, 74 नंबर होगी बिल्कुल एसटी की, और उसकी 5 आगे थी, जनरल की 80 के आसपास थी। तो आंसर 3 सही रहेगा, दोनों कथन गलत है शुरू के। आ जाओ आगे, बताते चलो नागरिकता किसमें है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आपके आते हैं एग्जाम में। कोई बात नहीं, उनका अपना थोड़ा टेंशन तो रहती है जिसने मेहनत करके एग्जाम दिए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी ही थी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अब कितनी होगी ये नहीं कह सकते बेटा, अब आगे आने वाले टाइम में पेपर डिसाइड करता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने कर दिया होगा। भाग एक की बात करोगे तो केंद्र और राज्यों के बारे में बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और भाग जो 2 है वो आपको नागरिकता के बारे में बताता है। एक में आपके केंद्र राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 आपके नागरिकता का हो गया, 3 मौलिक अधिकार का हो गया, 4 आपके नीति निर्देशक तत्वों का हो गया, और 4A मूल कर्तव्यों का हो गया। 4A तक तो रट लो, इनको छोड़ो ही मत बेगर रटे हुए। आ जाओ आगे, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि क्या सुमेलित नहीं है। भाग 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, और 4A मूल कर्तव्य। हाँ खैर कोई बात नहीं, चलो आ जाओ भाई, क्या गलत है ये आंसर दो आप। सबसे पहले ये आपके मेरे हिसाब से तो पहचान गए होंगे, बड़ा सिंपल सा है भैया। ये किस में है आपके? 4A में है। 6A नाम का कोई भाग हमारे संविधान में नहीं है। 6A नाम का कोई भी भाग हमारे संविधान में नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सुमेलित करना है आपको और फिर सुमेलित करके आंसर देना है। मिलाते चलें। नए राज्यों का गठन भाग 1 में होगा, और अनुच्छेद अगर है तो अनुच्छेद नंबर कौन सा रहेगा बेटा? 3 रहेगा, यानी कि A में 2 आना चाहिए। हो गया काम मेरा, तो आगे बढ़ना ही नहीं है मुझे। आंसर A रहेगा, 6 में A रहेगा। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जाएगा। नागरिकता किस में है? तो नागरिकता ये रही बेटा भाग 2 में। मूल अधिकार किस में है? तो ये रहे आपके। और प्रशासनिक अधिकरण का गठन जो किया जाएगा वो आपके 323A में। मेरा कहने का मतलब है जब भी कोई सुमेलित का प्रश्न आता है तो वहां आपको हर प्रकार को सुमेलित करके नहीं देखना है, आपको जो सबसे अच्छा मिल गया उसी के आधार पर हल करना शुरू कर दें। मैथ में भी कई बार टीचर आपको बताता होगा कि इस प्रश्न का ऑप्शन देखकर आंसर दें, तो उसी प्रकार से सुमेलित करने वाले प्रश्नों का आप ऑप्शन देखकर आंसर देने हैं। सभी को मिलाने में अपना टाइम खर्च नहीं करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। नेक्स्ट आ जाओ आगे।
भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई है? बताओ तो। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज बड़ी सी कर रखी है बस प्रश्न की। भारतीय संविधान के या हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान आपको पते होंगे ना। सबसे नीचे आपकी ग्राम पंचायत होती है, फिर आपकी पंचायत समिति होती है, फिर आपकी जिला परिषद होती है, त्रिस्तरीय पंचायत है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आपने स्थापित किया था। आपको बताना है कि कौन से भाग में है। बिल्कुल आंसर सभी का आ रहा है और सही आ रहा है, बिल्कुल भाग 9 त्रिस्तरीय पंचायती राज। सी कौन बता रहा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हमने भाग 9 में की है। आ जाओ आगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? बड़ा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बताओ तो। एक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब होता है कि कौन सी सरकार कौन सा कानून बनाएगी। विधायी का मतलब विधि और विधि का मतलब हो गया बेटा कानून। कौन सी सरकार कौन सा कानून बनाएगी, ये आपके किस भाग में है? भाग और अध्याय दोनों देने हैं आपको। भाग भी बताना है और अध्याय भी बताना है। ए पर आंसर ज्यादा जा रहा है आपके, ज्यादातर ए पे जा रहे हैं, बी पे भी कुछ लोग हैं। तो बेटा केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में आपका जो भाग रहेगा वो भाग रहेगा 11। कौन सा है? 11। और 11 में जो अनुच्छेद हैं आपके वो 245 से लेके 255 तक हैं। ये संबंध बताएंगे आपको विधायी संबंध के बारे में, कानूनी संबंध के बारे में। ये तो अध्याय फर्स्ट हो गया। और 256 से लेके 263 तक वाला जो है ये भाग 11 के, ये है आपके केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध, अध्याय 2। अर्थात इसमें विधायी संबंध हैं और इसमें आपके प्रशासनिक संबंध हैं। अनुच्छेद पूछे जाएंगे तो विधायी संबंध के अनुच्छेद 245 से 255 तक रहेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची है एक राज्य के नामों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है आपको? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबी सी लैंग्वेज है, बताओ जी। बेटा मेरा मकसद शेयर और लाइक से नहीं है। आप लोग जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वो बहुत है मेरे लिए। 1000 देखो चाहे 10 देखो 15 देखो, मेरा मकसद होता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आपको कुछ लाभ मिले। मुझे बहुत ज़्यादा नाम नहीं कमाना यूट्यूब पर कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे जाने। मैं अपने आप में खुश हूँ, जो मेरे पास पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। तो मैं दुनिया के बीच लाइक और शेयर करो, ये करो वो करो, इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता आपके। ठीक है, क्या आंसर दोगे आप कि जो आपकी प्रथम अनुसूची है, वो प्रथम अनुसूची जो है आपकी, वो आपको बताएगी कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न एक बार थोड़ा सा घुमा के भी पूछा था कि भारत में यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है या राज्यों में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो किस सूची को अपडेट किया जाता है? तो प्रथम सूची को अपडेट किया जाता है। आज के दिन इसको खोल के देखोगे तो इसमें भारत के आपको 28 राज्य और आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। अक्टूबर 2019 से पहले अगर पहली अनुसूची को खोलते आप तो इसमें आपको कितने राज्य मिलते? 29 राज्य मिलते। तो जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होगा, केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा, उनके नाम में परिवर्तन होगा, हमेशा आपको अपडेट करनी पड़ेगी। कौन सी सूची? पहली ये सूची, याद रखना। ठीक है,
आ जाओ आगे। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किसकी विवेचना है? तो मेरे हिसाब से सभी को याद होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। पहली जो अनुसूची है आपकी, ये तो भारतीय राज्यों के बारे में जिक्र करती है आपसे, और फिर यदि आप दूसरी अनुसूची में आ जाओगे तो दूसरी अनुसूची में जो है आपको वेतन का मान दिया हुआ है कि पदाधिकारियों का वेतन किस प्रकार रहेगा। तीसरी अनुसूची की मैं बात करूं तो तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात है। और जो आपकी चौथे नंबर की अनुसूची है, इस चौथे नंबर की सूची में कि किस राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, चौथी अनुसूची, यानी कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो किया जाएगा वो कौन सी सूची में किया जाएगा? आपकी चौथी अनुसूची में किया जाएगा। दल बदल कहाँ मिलेगा आपको? तो दल बदल मिलेगा 10वें नंबर की में। पंचायती राज कहाँ मिलेगा? तो ये 11वें नंबर की में मिलेगा। और भाषाएं कहाँ मिलेंगी? तो 8वें नंबर की अनुसूची में मिलेंगी। 1 से लेके 12 तक सभी आपके पास रटी हुई होनी चाहिए, एक के बाद एक अनुसूची। आ जाओ आगे। यदि भारतीय संघ में, देखो प्रश्न आ गया जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को संशोधित किया जाना चाहिए? जब भी कोई नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, नाम में परिवर्तन किया जाएगा, तो कौन सी अनुसूची अपडेट होगी और कौन सा भाग अपडेट होगा? तो मेरे हिसाब से सभी कर दोगे। राज्यों की लिस्ट आपके पहली अनुसूची में है तो 11वीं में ए सही रहेगा। और यदि ये भाग पूछता कि कौन सा भाग अपडेट होगा, तो भाग कौन सा अपडेट होता? 1 होता। ठीक है, तो सभी का आंसर सही है। आ जाओ आगे। यहां आपको सुमेलित करना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। ये सूचियों के नाम है चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम, जानते होंगे, इतनी तो संस्कृत आती है सबको। और किस सूची में क्या दिया हुआ है सुमेलित करना है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जाता है। थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं मान सकता हूं, लेकिन आपसे बार बार बोल रहा हूं कि प्रश्न का नंबर जरूर डालें। ये 12वां प्रश्न है, आपको आंसर देना है। चतुर्थ की बात करते हैं भैया सबसे पहले। तो चौथी अनुसूची में जो बिल्कुल योगेश ने दिया सी। देखो मैं चौथी से ही बात कर लूँ। चतुर्थ का मतलब चौथी, चौथी में राज्यसभा है। आपको सभी को पता है कि चौथी में राज्यसभा है, यानी कि ए में 3 आना चाहिए भाई। बन गया काम मेरा। तो ए में 3 आना चाहिए। नहीं है ये भी आंसर, नहीं है ये भी आंसर, नहीं है ये भी आंसर। मेरा आंसर तो एक बार में ही मिल गया मुझे, सी आंसर रहेगा। बाकी मिला लो आप। छठी में क्या है? जनजाति है। 8वीं में क्या है? भाषा है। और 9वीं में क्या है? भूमि सुधार है। मेरा काम तो एक से ही बन गया ना। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। जहां आपका आंसर मिल गया काम खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट। जब मैं एग्जाम, मेरी खुद की एग्जाम होती थी तो मुझे बड़े पसंद होते थे ये सुमेलित करने वाले प्रश्न। अरे गुरुजी कंप्यूटर क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, प्लीज हेल्प सर जी। नेक्स्ट आ जाओ। 7वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं में क्या है? 9वीं में क्या है? 10वीं में क्या है? तो पकड़ लो। कहां से पकड़ोगे बताओ? 8वीं से पकड़ ले। 8वीं में भाषा है भाई। 8वीं में भाषा है, यानी कि आपको बी में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पकड़ में नहीं आएगा भाई। चलो इनको तो हटा दें, क्योंकि बी में 3 नहीं हो सकता, बी में 2 नहीं हो सकता, बी में तो 1 होना चाहिए यहाँ, लेकिन पकड़ में नहीं आया पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियों क्या याद होगा आपको? दल बदल याद होगा मेरे हिसाब से, तो मैं जानता हूं आपसे, यानी कि डी में 2 होना चाहिए। डी में 2 से पकड़ लो, आ गया होगा सभी के पकड़ में। मेरे हिसाब से ये भी गलत जाएगा। 7वीं में तो विधायी शक्तियों का आवंटन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात आपको 7वीं में मिलेगी, ये यहाँ मिला दो आप। 10वीं मिली गई आपकी। और कुछ अधिनियमों को यदि
न्यायिक पुनरावलोकन से बचाना है तो भूमि सुधार से संबंधित उस अधिनियमों को कौन सी अनुसूची में डलवा देना, 9वीं अनुसूची में डलवा देना। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है सबका। आगे आ जाओ, बड़ा सिंपल सा है ये तो भाई, पढ़ लिया तो इसको तो ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस सूची में शामिल किया जाता है? तो हमारे संविधान में पहले संशोधन के द्वारा ही इस अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी को? 9वीं को। क्यों जोड़ा गया था? कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे सरकार जो बना रही थी उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए यहाँ सोचा गया था, जोड़ा गया था। बी राइट आंसर रहेगा, सभी ने दे भी दिया है मेरे हिसाब से। आ जाओ आगे, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है और ये आपको पढ़ के जाने हैं बेटा। ये प्रश्न आपको आगे ले जाएंगे कि कौन कौन से विषय आपके समवर्ती सूची के हैं, कौन से संघ सूची के हैं, कौन से राज्य सूची के हैं। तो जो विषय संपूर्ण देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, संपूर्ण देश के लिए महत्व रखते हैं, वो विषय संघ सूची के होंगे। चाहे वो देश की रक्षा का मामला हो, चाहे वो हमारे बैंकिंग मामला हो, चाहे हमारी डाक सेवा हो, चाहे हमारी वायुयान सेवा हो, चाहे हमारी रेल सेवा हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, विदेशी व्यापार हो, वो सब विषय संघ सरकार के पास रखोगे। ऐसे विषय जो क्षेत्रीय महत्व के हैं उनको राज्य सूची में रख देना, और जो लोक कल्याण के विषय हैं उनको दोनों ही सूचियों में शामिल कर देना, समवर्ती सूची में। क्या पूछ रहा है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो बेटा रक्षा तो देश की समवर्ती सूची में नहीं रख सकते ना आप। देश की रक्षा की जिम्मेदारी तो आपको कौन सी सरकार को देनी पड़ेगी? संघ सरकार को देनी पड़ेगी। पुलिस और कृषि, इन दोनों को आप कौन सी सूची में रख दो? राज्य सूची है। तो यहां जो विषय है समवर्ती सूची का वो है आपकी शिक्षा। शिक्षा वर्तमान में जो है डिफेंस, अर्थात समवर्ती सूची में रख दे, डिफेंस को मरवा दे। यानी कि फैसला ही नहीं होगा कि संघ सरकार देश की सुरक्षा करेगी या राज्य सरकार करेगी। ऐसा काम मत कर, देश की रक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां समवर्ती सूची का विषय आएगा बेटा शिक्षा, और शिक्षा भी पहले राज्य सूची का विषय था। इसे भी हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे सबसे विवादित कहा जाता है, सबसे बड़ा कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, उसके द्वारा राज्य सूची से ट्रांसफर करके शिक्षा को किस में डाला गया था? समवर्ती सूची में डाला गया था। ये भी याद रख लो। आ जाओ आगे, फिर सुमेलित करना है आपको। यहाँ कुछ सूचियां दी हुई हैं और यहाँ आपके विषय दिए हुए हैं। देखो ये प्रश्न आपने भी नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर आपको थोड़ा सा सोच के देना है। 100% सही जाएगा अगर आप थोड़ा सा सोच के दोगे तो। सीधे सीधे मुझे पता है आपको याद नहीं होगा ये कि कौन सा विषय किस सूची में है, लेकिन थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, आंसर आपका सही जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो भी बच्चा थोड़ा सा सोच के आंसर देगा बिल्कुल सही आंसर जाएगा। 16 में आंसर आना भी शुरू हो गया। सबसे पहले नरेंद्र ने बी दिया है, सी भी आंसर आ रहा है। कुछ लोग, चलो देख लेते हैं। बताओ क्या याद है आपको? जब भी आप जनगणना पढ़ोगे, राजस्थान की पढ़ लो, भारत की पढ़ लो, आपको एक चीज शुरू में ही आप बता देते हैं, पहली लाइन ही हमारी ये होती है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। कभी भी आपने अगर जनगणना पढ़ी होगी, हर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि जनगणना जो है संघ सूची का विषय, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा करवाई जाती है। यानी कि ए में 3 आना चाहिए। बताओ तो देख, बोलो। प्रश्न ही गायब हो गया, एक बात याद होते ही। ए में 3 आना चाहिए, यानी कि सी आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता। बोलो कितना सिंपल प्रश्न था। एक मिलाते ही आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देके चले गया। बाकी मिला लो आप। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपकी किस में रहेंगी? पुलिस आएगी राज्य सूची में। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात जो आएगी वो समवर्ती सूची में। भैया दोनों का ही करना है प्रयास। अच्छा इसमें ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे कई बार। जनगणना तो संघ सूची में है, जबकि जनसंख्या कंट्रोल करना और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में है।
और ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हो उन्हें अवशिष्ट कहते हैं। और अंतरिक्ष हमारा अवशिष्ट विषय है जो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा सभी का। आ जाओ, प्रश्न देखने में हार्ड लगते हैं लेकिन आंसर बड़े सिंपल हो जाते हैं कई बार। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है भैया, आंसर सभी का सही आना चाहिए कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, बताएं तो एक बार। दल बदल बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। दल बदल जो है आपकी 10वीं अनुसूची में है। आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन था, सबने कर दिया है। ये थोड़ा सा हार्ड है, करो भाई। कौन सा विषय संघ सूची का, अब देखो ये जरूर पढ़ा करो, इसको अंडरलाइन कर लिया करो कि ये है में पूछ रहा है या नहीं में पूछ रहा है। ये प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना। हम उसको है समझ जाते हैं, बाद में उसमें लिखा होता है कि नहीं है, बताना है आपको। बिल्कुल आपकी बात सुनील मीणा एकदम सही है। 42वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था और इसके द्वारा जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव जीतते हैं उसे छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, जैसे कि एमपी में हो गई थी। अभी उपचुनाव करवाए गए हैं मध्य प्रदेश में। क्यों करवाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी बहुत सारे विधायकों ने, उन सभी की सदस्यता रद्द हो गई और अब वहां उपचुनाव हुए हैं। कल ही रिजल्ट आया था, कल परसों ही उनका। बताइए, आंसर देना शुरू कर दिया आपने। तो बेटा ये जो विषय है ना, ये कृषि, ये कौन सी सूची में है आपकी, राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का नहीं है। कृषि का विकास क्षेत्रीय मुद्दा है तो इसलिए ये राज्य सूची के पास रखा गया है। आ जाओ आगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध किए गए हैं? बड़ा सिंपल सा है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। भाई आरपी वालों को जवाब देना मैंने बंद कर दिया। 2 वीडियो मैंने आरपी वालों के लिए डाल रखे हैं, वहां उन्हें आप देख सकते हैं। कितने नंबर हैं, फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, आप वहां से उनको देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बताओ जी। पहली अनुसूची में हमको राज्यों का जिक्र मिला, भारत में कितने राज्य हैं उनकी लिस्ट मिली। दूसरी में हमने वेतन दे दिया, तीसरी में हमने शपथ दिला दी, चौथी में हमने राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर दिया, पांचवी में हमने एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में पांचवी में बात की, और छठी भी इसी से संबंधित है लेकिन वो बेटा ममता नामक राज्यों से संबंधित है। आगे प्रश्न आएगा तो यहां आंसर कौन सा रहेगा, पांचवी। सातवीं में केंद्र राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा है। नौवीं में आपके भूमि सुधार से संबंधित कानून है। बाकी सबको आप जानते हैं, आंसर पांचवी रहेगा बेटा। आ जाओ आगे। आज का लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की निम्न में से छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी कि मैं कहूं आपसे कि छठी अनुसूची का संबंध किस राज्य से नहीं है, बताना था आपको। इस प्रश्न का आंसर देने के बाद यह भी बता देना कि क्लास कल भी लगानी है या नहीं लगानी है। आ जाओ। डी मणिपुर। तो बेटा छठी अनुसूची में जो है आपके वो 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों के नाम है ममता। 4 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है आपके मेघालय, एक है आपके मिजोरम, और एक है आपके त्रिपुरा, और एक है आपके असम। इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो प्रावधान किए गए हैं आपके छठी अनुसूची में। लेकिन छठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो मणिपुर नहीं है।
कल लक्ष्मी पूजन करना है या क्लास भी लगानी है, बता दो एक बार तो। रोज लगाओ सर जी, बिल्कुल, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यू रखना। तो कल 8 बजे भी आपकी क्लास होगी, दीपावली पूजन करने के बाद फिर दोबारा से मिल लेंगे पूजन कर आके। तो 8 से लेके 9:30 10 बजे तक कल भी आपकी ये क्लास है कंटिन्यू, कोई गैप नहीं आएगा। तो सभी को मेरी ओर से फिर दोबारा से दीपावली की शुभकामनाएं, छोटी बड़ी सभी दीपावलियों की शुभकामनाएं। और आरपी वाले भी अब निष्फिक्र होकर आरपी को भूल जाएं कुछ दिन के लिए, दिल्ली पुलिस में वो तैयारी करना शुरू कर दें। कितने नंबर आ रहे हैं उस चीज़ को छोड़ दें बेटा कुछ दिन के लिए, रेट वेट जो लगानी है वो लगा दें और उसके बाद में भूल जाएं। नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला मामला। और अभी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में दिल्ली पुलिस होना चाहिए बस, ठीक है। तो कल बेटा सारी क्लासें तो टीचर्स गांव गए हुए हैं नितिन, सारी क्लासें आपको 17 तारीख से मिल जाएंगी। ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, 20 तारीख तक कंप्लीट कोर्स हम हमारी तरफ से आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो जिन लोगों ने ऐप नहीं खरीद रखा है और रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए अगर खरीदना है तो मात्र 500 रुपये में आपको कोर्स भी ऐप पर मिल जाएगा। बाकी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, शुभरात्रि। कल मिलते हैं 8 बजे।